नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डीसी मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी डीसी मशीन क्या होती है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी मशीन हो, चाहे वह डीसी मशीन हो या एसी मशीन हो, किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी मशीन को कार्य करने के पीछे का प्रिंसिपल क्या है, ये लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, यानी डीसी मशीन की संरचना कैसे होती है, यानी डीसी मशीन देखने में कैसे होती है, उसकी संरचना कैसी होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन, यानी डीसी मशीन का वर्गीकरण। इस सीरीज़ का यह लेक्चर नंबर 3 है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो 3rd सेमेस्टर के छात्र होते हैं वे मशीन फर्स्ट उनके सिलेबस में बुक पढ़ाई जाती है और मशीन फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर से आज हम लोग वर्गीकरण देखने वाले हैं डीसी मशीन का। तो इसके पहले डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे इसकी बनावट होती है, मैं इसको बता दूं। फिर उसके बाद हम लोग इसका वर्गीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि डीसी मशीन बनाने के लिए सबसे उसका बाहरी भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक डीसी मशीन के बाहरी भाग को बनाने वाले हैं। ये इसका क्या है, स्टेटर। ये इसका स्टेटर है। स्टेटर में आप जानते हैं मैग्नेटिक पोल होते हैं। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक पोल दिखाना है। यह आपका मैग्नेटिक पोल है। इस तरह से आप मैग्नेटिक पोल दिखा सकते हैं। यह हमारे मैग्नेटिक पोल है, यानी जिसको हम लोग चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। यह हमारा मैग्नेटिक पोल है। अब बीच में हमारा क्या होता है, आर्मेचर होता है। बीच में हमारा आर्मेचर होता है। आर्मेचर में स्लॉट्स कटे होते हैं। ये पूरे परिधि पर, पूरे पेरिफेरी पर इस तरह से स्लॉट्स कटे होते हैं। और इसके बाद इसके अंदर हमारा क्या होता है, कम्यूटेटर की स्थिति को दिखाई जाती है। हमारा कम्यूटेटर है और बीच में हमारा क्या होता है, शाफ्ट होता है। इतनी चीज़ें आपको बता दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया है कि इस मैग्नेटिक पोल पर हम लोग क्या करते हैं, एक बाइंडिंग करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड बाइंडिंग कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बाइंडिंग करने वाले हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फील्ड बाइंडिंग। ऐसे हम लोग बाइंडिंग कर दे रहे हैं। सारा खेल आपका फील्ड बाइंडिंग का है। फील्ड बाइंडिंग के बारे में अगर आपको समझ में आ गया तो पूरी मशीन आपको समझ में आ गई। अब जैसा कि आप देखिए, ये बाइंडिंग का पहला तार और ये एंड वाला तार। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम लोग कॉइलिंग करते हैं या बाइंडिंग करते हैं तो बाइंडिंग का पहला तार स्टार्ट होता है और अंत में क्या हो जाता है, ख़त्म होता है। तो पहला और दूसरा सिरा, 2 सिरा है। उसी प्रकार से इस मशीन में जो हमने ये फील्ड बाइंडिंग किया, इसका एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है। तो हम लोग वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो वर्गीकरण में हमारा जो मशीन होता है, डीसी मशीन होता है, ये 2 तरीके की होती हैं। आपको तरीका पढ़ना है। पहला हमारा होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, और दूसरा हमारा होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। तो दोस्तों, ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन क्या होती है, ये जब फील्ड वाइंडिंग को अलग से हम लोग क्या करें, डीसी सप्लाई से जोड़ दें, अलग से हम लोग क्या करें, डीसी सप्लाई से जोड़ दें, तो ये हमारी जो मशीन बनती है इसको हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन कहते हैं। यानी जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन है, इसके बारे में आपको 2 बातें ध्यान में रखना है कि फील्ड वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं, डीसी सोर्स से जोड़ते हैं। सोर्स से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये आपको ध्यान देना है। जो हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन है, इसमें फील्ड वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, अलग से डीसी सोर्स के द्वारा जोड़ते हैं। और ये जो बाइंडिंग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सोर्स के द्वारा जोड़ते हैं, यानी एक्साइट करते हैं। उसके बाद फिर आगे आप देखिए, हमारा दूसरा है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। और सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन में हमारे पास फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह मुख्य रूप से 3 तरीके की होती हैं, सीरीज शंट
और कंपाउंड। चूँकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग डीसी मशीन का वर्गीकरण कर रहे हैं और डीसी मशीन डीसी जनरेटर की तरह हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं और डीसी मोटर की तरह भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये दोनों का वर्गीकरण है। मोटर के लिए भी वर्गीकरण आप मान सकते हैं और जनरेटर के लिए भी वर्गीकरण मान सकते हैं। अगर जनरेटर की बात करें तो डीसी सीरीज जनरेटर कहेंगे, डीसी शंट जनरेटर कहेंगे और कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। वहीं पर मोटर की बात करेंगे तो डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर, इस तरह से हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली हम लोग एक डीसी मशीन का ही वर्गीकरण कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर मोटर और जनरेटर शब्द का प्रयोग नहीं किए हैं। ये दोनों के लिए कॉमन है। ये सीरीज मोटर भी हो सकता है और सीरीज जनरेटर भी हो सकता है, इसको आगे हम लोग समझेंगे। शंट मोटर भी हो सकता है, शंट जनरेटर भी हो सकता है, कंपाउंड मोटर भी हो सकता है और कंपाउंड जनरेटर भी हो सकता है। ये चीज़ें आपको समझना है। तो अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि सीरीज क्या होता है, शंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। तो सबसे पहले आपको सीरीज समझ में आना चाहिए कि सीरीज क्या होता है। तो सबसे पहले ये पढ़ाने के पहले मैं आपको समझा दूं कि सीरीज एक्चुअली में होता क्या है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि घर के बहुत सारे लोड सीरीज में लगाए जाते हैं और बहुत सारे लोड पैरेलल में लगे होते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि जो अमीटर होता है, अमीटर से हम लोग करंट को मेजर करते हैं और अमीटर को हमेशा हम लोग सीरीज में लगाते हैं। उसी तरह से हमारा वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर को हम हमेशा समांतर में लगाते हैं। तो इसको हमको सीरीज में अगर देखना है, मान लीजिए कि हमारी दो लाइन गई है, एक फेज है और एक न्यूट्रल है। ये मान लीजिए न्यूट्रल है और एक क्या है, हमारा फेज है। अब इसमें मान लीजिए कि ये कहीं लोड को सप्लाई कर रही है, या आगे चल के हमारा कोई लोड लगाया गया है, यहाँ पर लोड को ये सप्लाई जा रही है। अब इस लोड में कितना करंट जा रहा है इसको हमको मेजर करना है। तो एक अमीटर हम लोग प्रयोग करेंगे और अमीटर यहाँ पर मान के चलिए कि हमारे पास एक अमीटर है। तो अमीटर में दो तार होते हैं दोस्तों। अब इसको हमको अमीटर को यूज़ करना है इस लोड के साथ। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये हम तार को यहाँ से काट देंगे, यानी अलग कर देंगे, फिर अमीटर के दोनों टर्मिनल को यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अभी यह जो अमीटर है ये लोड के साथ सीरीज में लग गया। तो यानी जब कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या कोई भी डिवाइस एक ही तार में लगी होती है तो उसको हम लोग सीरीज कहते हैं। और जब दोनों तार में लग जाए, यानी फेज और न्यूट्रल दोनों में लग जाए, तो उसको हम लोग पैरेलल कहते हैं। जैसे हमें वोल्ट मीटर लगाना है तो वोल्ट मीटर को दोनों तार में लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर अभी पैरेलल में लगाया गया और अमीटर क्या है, सीरीज में लगाया गया। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के ही हिसाब से हम लोग सीरीज मोटर या जनरेटर बनाते हैं, शंट मोटर या जनरेटर बनाते हैं, कंपाउंड मोटर या जनरेटर बनाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सीरीज मोटर क्या होता है या सीरीज जनरेटर क्या होता है। यानी जब फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर के सीरीज में लगी हो। ये बात आपको ध्यान देना है, फील्ड वाइंडिंग कहाँ लगी हो, आर्मेचर के सीरीज में। तो आर्मेचर में सबसे पहले देखिए ये आर्मेचर यहाँ पर वाइंडिंग होती है। आर्मेचर में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस वाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग दो तरीके की होती हैं, एक लैप वाइंडिंग, दूसरा वेव वाइंडिंग। ये भी चीज़ें मैंने आपको बताया था। लैप वाइंडिंग का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ अधिक धारा तथा कम वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, और वेव वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर अधिक वोल्टेज तथा कम करंट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन के ही हिसाब से हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं। यानी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन होता है उसके हिसाब से हमारा वर्गीकरण होता है। तो दोस्तों जैसा कि ये आर्मेचर वाइंडिंग है आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये हमारा कम्यूटेटर है, आप इसको लिख सकते हैं, ये कम्यूटेटर ही हमारा शाफ्ट है। और यहाँ पर आप ब्रशेस की स्थिति को दिखा सकते हैं, ये आपके क्या है, ब्रश है। ब्रश का काम जो होता है यहाँ से सप्लाई लेते हैं और सप्लाई देते हैं। अगर मोटर है तो इसको सप्लाई देंगे और जनरेटर है तो इस ब्रशेस से ही हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई लेते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में देना है। अब हमको देखिए सबसे पहले सीरीज कनेक्शन हमको बनाना है, वह भी इस आर्मेचर के साथ सीरीज में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यह फील्ड वाइंडिंग है, सेपरेटली एक्साइटेड में, तो इसको अलग से हम लोग डीसी सप्लाई के द्वारा जोड़ेंगे। परंतु डीसी सीरीज मोटर या जनरेटर हो तो फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में लगाया जाता है। और कैसे लगता है वो मैं आपको बता दूं।
देखिए सबसे पहली बात कि जैसा मैंने बताया कि सीरीज में जोड़ने के लिए जब दो तार होते हैं तो एक तार को आप काट देते हैं और जिसको जोड़ना होता है उसके दोनों टर्मिनल से आप जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आर्मेचर से जो भी हमारे ये दो तार निकल के आए हैं, ये फील्ड वाइंडिंग के दो तार, यानी इसका दो टर्मिनल कौन कौन सा होगा आप इसको मिटाकर ऐसे दिखा सकते हैं। एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है। अब इसको जोड़ना है तो ये आर्मेचर में क्या कर देंगे, आर्मेचर के तार को तोड़ देंगे या काट देंगे और एक सिरा इससे जोड़ देंगे और दूसरा इसका ये जो सिरा है इसको आप इससे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अभी आपको जो कनेक्शन दिख रहा है ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में हो गई। एकदम आप यहाँ से ग्राफिकल रूप से समझ सकते हैं कि फील्ड वाइंडिंग आपके क्या हो गई, आर्मेचर के सीरीज में हो गई। और जब इस तरह से हम लोग किसी भी मशीन का कंस्ट्रक्शन या उसको बनाते हैं तो इस तरह की मशीन हमारी सीरीज मशीन या सीरीज मोटर या सीरीज जनरेटर हो सकता है। इसको और हम लोग दिखा सकते हैं दूसरे फॉर्म में भी। जैसे आर्मेचर को दिखाने का तरीका ये होता है दोस्तों, ये हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर के सीरीज में मान लीजिए कि हमको फील्ड वाइंडिंग जोड़ना है तो ये फील्ड वाइंडिंग को हम लोग कुछ इस तरह से दिखा देंगे। ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी हुई है। यह आपकी क्या है, फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है। तो सीरीज मोटर या जनरेटर इस तरह से बनता है। अगर मोटर रहेगा तो यहाँ से हम लोग सप्लाई देंगे, अगर जनरेटर रहेगा तो यहीं पर हमको सप्लाई प्राप्त होगी। तो ये फील्ड वाइंडिंग जो है अभी आर्मेचर के सीरीज में दिखाई गई है। अब दोस्तों अब आगे हम लोग चलते हैं। अगर हमारे पास शंट मोटर या शंट जनरेटर है, हमारे पास अगर शंट मोटर या शंट जनरेटर है तो शंट मोटर या शंट जनरेटर कैसे बनाते हैं। मैंने आपको बताया शंट का मतलब पैरेलल होता है, यानी जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में लगी हो, मैंने पैरेलल में लगी। और पैरेलल में कैसे लगी होती है, जैसे यहाँ पर वोल्ट मीटर आपको पैरेलल में लगाया गया है, यानी दोनों तार से यानी फेज और न्यूट्रल से दोनों सिरों से हमारा क्या हो, जब वोल्ट मीटर कनेक्ट हो या दोनों टर्मिनल से हमारा क्या हो, कोई तार कनेक्ट हो तो वो पैरेलल में लग जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे शंट जनरेटर हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको आपको देखना है। तो यहाँ पर शंट जनरेटर देखने के लिए आप देखिए, ये जो हमारा तार है फील्ड वाइंडिंग का, इसको हमने एक यहाँ पर जोड़ दिया और दूसरे को हम लोग कहाँ जोड़ेंगे, ये वाला जो है इसको उठाकर यहाँ पर जोड़ा गया और दूसरा ये जो तार है उठाकर हम लोग कहाँ जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। यानी देखिए फील्ड वाइंडिंग का एक सिरा यहाँ पर जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा यहाँ से आकर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। यानी अभी ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये आर्मेचर के समांतर में जुड़ गई, यानी आर्मेचर के पैरेलल में लगाई गई है, यानी दोनों तार से जुड़ गया। तो अब ये जो जनरेटर बन गया वह क्या बन गया, शंट जनरेटर। और शंट जनरेटर बनता कैसे है, यह इस तरह से, या शंट मोटर बनता कैसे है वो फील्ड वाइंडिंग के हिसाब से डिसाइड होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग दिखाने वाले हैं, यह फील्ड वाइंडिंग जो है यह कुछ इस तरह से आर्मेचर के समांतर में जोड़ी गई है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, शंट फील्ड वाइंडिंग कहेंगे। और ये जो सीरीज में लगाई गई थी इसको हम लोग सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहेंगे। तो ये जो वाइंडिंग है इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग, ये शंट फील्ड वाइंडिंग है। आगे हमारा नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब क्या होता है, मिश्रित होता है। कंपाउंड मोटर या जनरेटर क्या हो सकते हैं, जब दोनों वाइंडिंग यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों लगी हो। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले मैंने आपको दिखाया था, अभी इस समय जो आपको दिख रहा है शंट जनरेटर के लिए दिख रहा है। अगर हमको सीरीज जनरेटर या सीरीज मोटर के लिए बनाना हो तो एक वाइंडिंग इस पर और लपेटेंगे, एक वाइंडिंग हम लोग इसी पोल जो मैग्नेटिक पोल है इस पर एक वाइंडिंग और हम लोग लपेटेंगे और इस तार को काट कर एक सिरा यहाँ पर जोड़ देंगे और दूसरा सिरा यहाँ पर जोड़ देंगे। तो वह जो हमारा बन जाएगा एक शंट वाइंडिंग और एक सीरीज वाइंडिंग दोनों लगी हुई दिख जाएगी आपको जो है। तो इस तरह से जो जनरेटर हमारा बनता है वह कंपाउंड जनरेटर बनता है। यानी कंपाउंड जनरेटर होता क्या है, जिसमें सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों लगी हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड जनरेटर। अब जो है कंपाउंड जनरेटर दोस्तों आपका इसका ये दो तरीके के होता है कंपाउंड जनरेटर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो होता हमारा कम्प्लीटली कंपाउंड मशीन होती है, कम्प्लीटली कंपाउंड जनरेटर या मोटर हो सकता है, या कम्प्लीटली कंपाउंड आपका मोटर या जनरेटर के साथ अगर हम लोग कहें दूसरा इसका जो पार्ट होता है वह डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर या जनरेटर हो सकता है। तो इसका नाम आप लिख लेंगे। जो कंपाउंड मशीन होती है वह दो तरीके की होती है, कम्युलेटिवली कंपाउंड
अब दूसरा जो होता है हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड। डिफरेंशियल कंपाउंड तो यह मोटर भी हो सकता है, कम्युलेटली कंपाउंड डीसी मोटर या कम्युलेटली कंपाउंड डीसी जनरेटर, या डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर या डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर हो सकता है। अब यह कम्युलेटली होता क्या है और डिफरेंशियल होता क्या है, यह आपको समझना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया गया कि जो कंपाउंड जनरेटर होता है इसमें दोनों वाइंडिंग लगी होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों लगी होती है। इसको चाहें तो आप यहाँ पर दिखा भी सकते हैं, मैं आपको छोटा सा यहाँ पर बना कर दिखा भी दूँ कि हमारा कंपाउंड जनरेटर देखने में कैसा होता है। यह सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई, आर्मेचर के सीरीज में लगाई गई है, और यहीं पर हमारा क्या होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग होता है जो कि आर्मेचर के पैरेलल में होता है। तो कंपाउंड जनरेटर कुछ इस तरह से होता है। ये दो तरीके के होते हैं, एक कम्युलेटली कंपाउंड, दूसरा डिफरेंशियल कंपाउंड। तो कम्युलेटली कंपाउंड क्या होता है और डिफरेंशियल कंपाउंड क्या होता है, इसको आपको समझना है। तो देखिए कम्युलेटली कंपाउंड यह होता है कि जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग, आप ध्यान से सुनेंगे कि जब हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग से निकलने वाला फ्लक्स एक दूसरे का क्या करें, सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें, तो उस स्थिति में हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब रिजल्टेंट फ्लक्स अधिक हो जाए तो इस तरह के जनरेटर को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युलेटली कंपाउंड डीसी जनरेटर या डीसी मोटर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे, दोनों का फ्लक्स एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यानी इसमें जो होता है रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है वह हमें अधिक मिलता है, और रिजल्टेंट फ्लक्स अधिक मिलता है तो फ्लक्स का मान अधिक होने से जो जनरेटेड ईएमएफ है या जो बैक ईएमएफ है इसका मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्योंकि जो बैक ईएमएफ होता है इसका मान जो होता है या जनरेटेड ईएमएफ होता है उसका मान जो होता है वह फ्लक्स पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है यह क्या होता है, इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग जब दोनों का फ्लक्स एक दूसरे का विरोध करते हैं तो रिजल्टेंट फ्लक्स मशीन के अंदर कम हो जाता है। तो रिजल्टेंट फ्लक्स कम हो जाने से जो मशीन हमारी बनती है उसको हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन कहती हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर या हमारा जनरेटर हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाता है, जो मेन फ्लक्स है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मेन फ्लक्स कम हो जाने से जनरेटेड ईएमएफ कम हो जाता है, यानी ईजी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमें कम वोल्टेज मिलता है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि कम्युलेटली कंपाउंड मोटर का प्रयोग हम लोग वहाँ, कम्युलेटली कंपाउंड मशीन का प्रयोग या मोटर कह सकते हैं या जनरेटर कह सकते हैं, इसका प्रयोग हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर अधिक वोल्टेज या अगर मोटर है तो अधिक टार्क की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर। तो ये अधिक वोल्टेज या अधिक अगर मोटर है तो अधिक टार्क की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर हम लोग करते हैं। और यहाँ पर जहाँ कम वोल्टेज या कम टार्क की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। अब ये दोनों ही दो प्रकार के होते हैं। कम्युलेटली कंपाउंड लॉन्ग शंट होता है और शॉर्ट शंट होता है, और उसी प्रकार से डिफरेंशियल कंपाउंड भी लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट होते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये भी हमारे क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक लॉन्ग शंट और दूसरा शॉर्ट शंट। और ये भी हमारा दो तरीके के होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड वाला भी लॉन्ग शंट और दूसरा शॉर्ट शंट। तो अब यहाँ पर समझना है कि आपको लॉन्ग शंट क्या होता है और शॉर्ट शंट क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट का मतलब क्या होता है। ये दोनों मशीन को हम लोग यहाँ पर बनाकर दिखाने वाले हैं लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के लिए। यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूँ लॉन्ग शंट और नीचे हम लोग देख लेंगे शॉर्ट शंट। तो लॉन्ग शंट में क्या होता है, जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है देखिए कुछ ये इस तरह से बनता है। यह हमारा आर्मेचर हो गया,
आर्मेचर के साथ ही हमारी ये फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज में लगाया गया है। या इसको आप दूसरे रूप में भी इस तरह से दिखा सकते हैं, वाइंडिंग को आप यहाँ पर दिखा दीजिए इस तरह से। फिर इस स्थिति में भी ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगाई गई है और यहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग जब कुछ इस तरह से लगाई गई है, शंट फील्ड वाइंडिंग कुछ इस तरह से लगी है। यानी लॉन्ग शंट हमारा कम्प्लीटली कंपाउंड मशीन क्या होता है, जब शंट फील्ड वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर दोनों के समांतर में लगी होती है तो उसको लॉन्ग शंट कहते हैं। और शॉर्ट शंट में हमारा क्या होता है, देखिए आप यहाँ पर मैं आपको बना दूँ कि शॉर्ट शंट में क्या होता है, यह हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, यह हमारा आर्मेचर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे शंट फील्ड वाइंडिंग को बनाने वाले। अब यहाँ पर देखिए जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वह केवल आर्मेचर के साथ जुड़ा है, केवल आर्मेचर के साथ जुड़ा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट शंट कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, शॉर्ट शंट। यानी शंट फील्ड वाइंडिंग के हिसाब से जब शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के समांतर में लगी हो तब उसे लॉन्ग शंट कहेंगे, और जब शंट फील्ड वाइंडिंग केवल आर्मेचर के समांतर में लगाई गई हो तो उसको हम लोग शॉर्ट शंट कहेंगे। तो दोस्तों इतनी चीज़ें हम लोग क्लासिफिकेशन में अभी देखें। हमारा आज का एक टॉपिक भी था कि क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन, यानी डीसी मशीन का वर्गीकरण। तो हमें वर्गीकरण समझने के लिए हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन बनाया, डीसी मशीन की संरचना बनाए। उसके बाद हमने देखा कि हमारी जो वर्गीकरण में हमारे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन होती है और सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन होती है। सेल्फ एक्साइटेड का मतलब जो फील्ड वाइंडिंग है यह इसको उत्तेजित करने के लिए, इसको एक्साइट करने के लिए किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन कहते हैं। यह मोटर भी हो सकता है और जनरेटर भी हो सकता है। यह इसके 3 भाग होते हैं फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के हिसाब से, सीरीज, शंट और कंपाउंड। जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगी हो तो उसे सीरीज मोटर या जनरेटर कहेंगे। जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में लगाई गई हो तो उसे शंट मोटर या जनरेटर कहेंगे। और जब ये दोनों वाइंडिंग लगी हो तो उसे हम लोग कंपाउंड मशीन, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, या सीरीज फील्ड वाइंडिंग या शंट फील्ड वाइंडिंग। ये 2 तरीके की होती हैं। कौन कौन से, कम्प्लीटली कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। कम्प्लीटली कंपाउंड में क्या होता है, दोनों फील्ड वाइंडिंग से निकलने वाला फ्लक्स जो होता है, दोनों वाइंडिंग से निकलने वाला फ्लक्स क्या होता है, जुड़ता है और रिजल्टेंट फ्लक्स मजबूत होता है, और जो हमारा जनरेटेड ईएमएफ है उसका मान अधिक होता है। यानी जो हमारा कम्प्लीटली कंपाउंड डीसी मशीन होती है इसका प्रयोग हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर अधिक वोल्टेज प्राप्त करना है। अगर मोटर है तो अधिक टार्क प्राप्त करना है, वहाँ पर हम लोग कम्प्लीटली कंपाउंड मशीन का प्रयोग करते हैं। वहीं पर अगर हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन है तो जहाँ कम वोल्टेज और कम टार्क पैदा करना है वहाँ पर हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ मैंने बताया कि जो हमारा कम्प्लीटली कंपाउंड है वह 2 तरीके के होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। उसी तरह से डिफरेंशियल कंपाउंड भी लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के रूप में होते हैं। तो लॉन्ग शंट क्या होता है और शॉर्ट शंट क्या होता है, यहाँ पर बताया मैंने कि शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है वह आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के समांतर में लगी होती है तो उसको लॉन्ग शंट, और शंट फील्ड वाइंडिंग केवल आर्मेचर के समांतर में लगी होती है तो उसको शॉर्ट शंट कहते हैं। अब यहाँ से 1-2 बातें और आपको बताना रह गया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वाइंडिंग के बारे में ही जिक्र कर रहे हैं। तो जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है और शंट फील्ड वाइंडिंग होती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ थोड़ी सी जानकारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के बारे में। सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। सबसे पहली बात कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग को हम लोग कैसा बनाते हैं ये बात आपको ध्यान में देना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, रजिस्टेंस कम होना चाहिए। रजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो रजिस्टेंस कम करने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग बनाते हैं इसको मोटे तार तथा कम नंबर ऑफ टर्न का बनाते हैं। मोटे तार तथा कम फेरों का बनाते हैं, फेरों का बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, मोटे तार यानी जो हमारा तार का रजिस्टेंस होगा वह कम हो जाएगा, क्योंकि जो रजिस्टेंस होता है वह
क्या होता, रो L बाई ए के बराबर होता है। यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर अधिक है तो रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फेरों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्न कम है तो उसका लेंथ कम होगा, और लेंथ कम होगा तो आपका रजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो दोनों ही स्थिति में आपको रजिस्टेंस कम करना है, तो रजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो इसको बनाते कैसे हैं, मोटे तार तथा कम फेरों का बनाते हैं, तब इसका रजिस्टेंस कम होगा। उसी प्रकार से अगर शंट फील्ड वाइंडिंग के बारे में आप ध्यान देंगे, जो हमारा शंट वाइंडिंग है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका रजिस्टेंस अधिक होना चाहिए। इसका रजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या होना चाहिए, रजिस्टेंस अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो प्रतिरोध अधिक करने के लिए इसको हम लोग क्या बनाते हैं, पतले तार तथा अधिक नंबर ऑफ टर्न के बनाते हैं। यानी पतले तार तथा अधिक फेरों का हम लोग क्या करते हैं, फेरों का बनाते हैं। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रजिस्टेंस अधिक होगा, अगर फेरे अधिक हैं तो उसका लेंथ भी क्या होगा, अधिक होगा। अगर लेंथ अधिक होगा तभी भी क्या होगा, रजिस्टेंस अधिक होगा। तो इस तरह से सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद जैसा कि आपको क्लासिफिकेशन दिख रहा है, यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन के लिए बताया। अब दोस्तों आगे हम लोग अलग से मशीन कोई पढ़ेंगे, डीसी मोटर या डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में और डिटेल से हम लोग देखेंगे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए वीडियो को आप देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।